अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अब इस टाइम के ऊपर राफेल एयरक्राफ्ट से ही रिलेटेड, इंडियन नेवी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है कि अब वो भी एडिशनल राफेल एम, जो कि नेवल वेरिएंट है राफेल एयरक्राफ्ट का, उसके एडिशनल 31 यूनिट्स को प्रिक्योर करेंगी, जो कि इनके प्रीवियसली ऑर्डर्ड आई थिंक सो 29 के 28 यूनिट्स हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करेगी। और इस तरह से इंडियन नेवी के लिए राफेल एयरक्राफ्ट का जो नंबर है, जो कि इस टाइम के ऊपर ऑन ऑर्डर है, वो 50 राफेल एयरक्राफ्ट को क्रॉस करता है। इसी तरह से इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 राफेल एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने की जो अप्रूवल है वो भी दी है। और अगर इन नंबर्स को आप कंबाइन करेंगे तो रफली आने वाले सालों में इंडियन मिलिट्री को तकरीबन 160 टू 170 राफेल और राफेल एम एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर होंगे, जो कि नो डाउट यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर है। इसके लिए इंडिया जो है वो फ्रांस को अच्छा खासा पे करेगा और फिर यही एयरक्राफ्ट आने वाले टाइम में पाकिस्तान को अच्छा खासा थ्रेट पोज करेंगे। लेकिन मसला यहाँ पर अगेन इन एयरक्राफ्ट की जो है वो टाइमलाइन है। ये 160 प्लस एयरक्राफ्ट डिलीवर होने में इंडियन मिलिट्री को कम से कम 10 से 12 साल का टाइम लगेगा। रिमेंबर, हमने पहले भी इस टॉपिक के ऊपर बात की हुई है कि इंडियन एयरफोर्स को जो एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे वो आज से 5 साल बाद उनकी जो डिलीवरीज हैं वो स्टार्ट होंगी। ये यहाँ पर नहीं है कि अगले 5 सालों में सारे राफेल एयरक्राफ्ट डिलीवर हो जाएंगे, बल्कि अगले 5 सालों के बाद पहला राफेल एयरक्राफ्ट जो है नई ट्रेंच का वो इंडिया में लैंड होगा। उसके बाद जो 114 अलहदा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने हैं और 50 जो राफेल इंडियन नेवी के हैं वो अलहदा मैन्युफैक्चर करने हैं, तो इनकी प्रोडक्शन में तकरीबन 8 से 10 साल का टाइम और लगेगा। तो जब भी एक थ्रेट किसी कंट्री को एमिनेट होता है, उसकी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है। अगर वो एक इमीडिएट थ्रेट होता है तो वो एक क्रेडिबल थ्रेट भी होता है, उसके अगेंस्ट में ना चाहते हुए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये जो इंडिया का राफेल एयरक्राफ्ट वाला थ्रेट है, ये थ्रेट तो है लेकिन बहुत ज्यादा इमीडिएट थ्रेट नहीं है, बहुत ही लाइट वेट लेटर ऑन थ्रेट है, जो कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आज से 10 साल के बाद आएगा। और उस 10 साल के अंदर पाकिस्तान और चाइना कैसी कैपेबिलिटीज अक्वायर कर लेंगे, ये इंडिया के लिए इमीडिएट थ्रेट होगा, जिसको इवन इंडियंस को यहाँ पर पता है कि वो इस टाइम फ्रेम के अंदर ऐसे थ्रेट्स को काउंटर नहीं कर सकते। चाहे J-35 का थ्रेट हो जो कि पाकिस्तान से एमिनेट होगा, उसके बाद J-36 जो कि चाइना अपनी सर्विस में इंडक्ट करने जा रहा है। तो इस टाइम फ्रेम में पाकिस्तान और चाइना की साइड से जब नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से या फिर इंडियन नेवी की तरफ से ओल्डर जनरेशन के एयरक्राफ्ट को यूटिलाइज किया जा रहा होगा। और मे के कॉन्फ्लिक्ट में आपने देखा कि जब इंडिया की तरफ से करंट जनरेशन के एयरक्राफ्ट यूटिलाइज भी किए गए, तब भी वो कोई मेजर एडवांटेज गेन नहीं कर पाए, इवन लॉसेस देखने पड़े। तो जब एक जनरेशन नीचे चले जाएंगे तब इनका क्या बनेगा, वो तो फिर आप सोच ही सकते हैं। खैर, इंडियन एयरफोर्स का जो थ्रेट है वो तो ऑलरेडी काउंटर्ड है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। एक जो थ्रेट जिसकी पॉसिबिलिटी है कि ये क्रिएट हो सकता है फ्यूचर में, वो इंडियन नेवी और राफेल एयरक्राफ्ट का कॉम्बिनेशन है। बिकॉज आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान नेवी की जो डेडिकेटेड एयर आर्म है उसके अंदर फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। और इसकी एक सिंपल वजह भी है, बिकॉज हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। लेकिन इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं और उनकी जो डेडिकेटेड नेवल एयर आर्म है उनमें फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। ये इस टाइम के ऊपर और बात है कि 3rd क्लास ऑब्सोलीट फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद है MiG-29K की सूरत में इस टाइम के ऊपर, लेकिन अगले 5 सालों में वो इसको राफेल एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करेंगे। और यही एक यहाँ पर वजह है कि इस टाइम के ऊपर इंडियन नेवी जो है वो राफेल एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने में इतनी ज्यादा जल्दी दिखा रही है। बिकॉज मे के कॉन्फ्लिक्ट में अगर आपको याद हो तो INS विक्रांत ने अपना जो पोर्ट है उसको तक नहीं छोड़ा था। इवन ओपन वाटर्स में ये एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान एयरफोर्स या फिर पाकिस्तान नेवी के अगेंस्ट में नहीं गया था। बिकॉज मे के कॉन्फ्लिक्ट में इसका जो एयर विंग था वो MiG-29K एयरक्राफ्ट के ऊपर मुश्तमिल था, जिसके ऊपर इंडियन नेवी को खुद इतना भरोसा नहीं है कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में स्टैंड कर पाएंगे। बिकॉज आगे से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जो एंटीशिप रोल्स के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो डिप्लॉय किए हुए थे, जो कि J-10C और F-17 ब्लॉक 3 थे। और आपको पता है कि MiG-29K जो है वो इनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकता। इवन MiG-29 का जो अपग्रेडेड वेरिएंट है MiG-29 UPG, उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने मे के कॉन्फ्लिक्ट में शूट डाउन किया हुआ है। तो फिर अंडरस्टैंडेबल बात है कि सिंपल MiG-29K तो पाकिस्तान एयरफोर्स के सामने उस टाइम के ऊपर सिटिंग डक होता। और मैं यहाँ पर एग्जैजरेट किए बगैर यहाँ पर कह रहा हूँ कि इजीली पाकिस्तान एयरफोर्स उस टाइम के ऊपर मे के कॉन्फ्लिक्ट में अगर चीजें एस्केलेट होती तो हम INS विक्रांत को टारगेट करके इस टाइम के ऊपर सिंक कर चुके होते। और इवन सरप्राइजिंगली इस चीज को काफी इंडियंस भी इस टाइम के ऊपर एक्सेप्ट करते हैं कि INS विक्रांत का जो CBG है वो बिल्कुल ऑब्सोलीट है, क्योंकि उनका एयर विंग ही इतना पावरफुल नहीं है। फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन नेवी को अलग लूज करने पड़ते और जो कैरियर उन्होंने लूज करना था वो तो फिर अलग चीज होती। इसी वजह से जो हाल मे के कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन एयरफोर्स का हुआ, उसी से मोटिवेशन लेके इंडियन नेवी जो है इस टाइम के ऊपर अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका एयर विंग है उसको स्ट्रेंथन कर रही है और MiG-29K एयरक्राफ्ट को रिप्लेस
फेस करने के लिए यहाँ पर जो राफेल एम एयरक्राफ्ट हैं उनके बड़े नंबर्स को प्रोक्योर किया जा रहा है। लेकिन फ्यूचर की जो इंडियन नेवी है, जब अगले आने वाले 10 सालों में राफेल एम एयरक्राफ्ट के साथ इक्विप्ड होगी, इनके जो कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, तो वो ऑब्वियसली जो है वो काफी ज्यादा केपेबल होंगे। एटलीस्ट जो इनकी करंट कैपेबिलिटीज है उनसे तो केपेबल होंगे ही। बेशक यहाँ पर कैरियर से फाइट एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करने के ऑब्सोलीट मेथड्स को यूज किया जाता है, जिनमें फाइट एयरक्राफ्ट की अपनी कैपेबिलिटी लिमिट हो जाती है, लेकिन फिर भी राफेल एम एयरक्राफ्ट इनके लिए कैपेबिलिटी बूस्ट होगा और सिमिलरली फिर पाकिस्तान नेवी के लिए थ्रेट होगा। तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाती हैं कि हो सकता है पाकिस्तान नेवी कल को डिसीजन ले ले कि हमें अपने जो डेडिकेटेड नेवल एयर आर्म है उसमें भी फाइट एयरक्राफ्ट और एंटीशिप मिशंस के ऊपर जो डिप्लॉयड फाइटर स्क्वाड्रंस हैं उनको इंडक्ट करना चाहिए। बिकॉज इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स टेक ऑन करे और इंडियन नेवी को सिर्फ पाकिस्तान नेवी टेक ऑन करे। एटलीस्ट इतनी कैपेबिलिटी हमारी जो नेवी है उसके अंदर होनी चाहिए। अंगोर क्लास की सबमरीन्स आ रही हैं, इससे कैपेबिलिटी अपग्रेड बहुत ज्यादा मिलेगा। जरूरत यहाँ पर अब आई थिंक सो कि मेरा अपना जाती ख्याल है कि पाकिस्तान नेवी का जो एयर आर्म है उसमें भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट की इंडक्शन की जरूरत यहाँ पर एक नीड जो है वो क्रिएट हो रही है। और बिकॉज ये एक अनकन्वेंशनल और अनरियलिस्टिक डिसीजन है, बिकॉज आज से पहले किसी भी नेवी ने अपने एयर आर्म के अंदर फाइट एयरक्राफ्ट को ऐड नहीं किया अगर उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। लेकिन अगेन आपको अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कन्वेंशनल स्ट्रेटजीज हैं, कन्वेंशनल रवायात हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा ताकि आपकी जो मिलिट्री सर्विसेज हैं वो एक दूसरे के रोल्स में उलझने के बजाय अपना अपना काम बेटर तरीके से कर सकें और जो चेन ऑफ कमांड है, आपका C2 स्ट्रक्चर है, वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव और रेलेवेंट रहे। सो लेट्स सी कि नेवी में एक फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने वाला डिसीजन हम ले पाते हैं कि नहीं। अगर ये डिसीजन नहीं लिया जाता तो ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स सिचुएशन को तो कंट्रोल कर लेगी, लेकिन अगर ये डिसीजन हम यहाँ पर ले लेते हैं तो एट द सेम टाइम हम पाकिस्तान एयरफोर्स का भी पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे और पाकिस्तान नेवी का तो पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज होगा ही। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।